Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 30 and we will study the last topic of this lecture, that is about ethers. बेटा ethers के बारे में कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उसका जनरल फार्मूला ROR होता है, ठीक है। और दो तरह की ethers होती हैं, सिमेट्रिक ethers और एसिमेट्रिक ethers। उसके बाद इसके नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर बहुत सिंपल है इसकी, ठीक है। और दैट डिपेंड्स अपॉन द अटैच्ड आर ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप्स पे, ठीक है। अल्काइल ग्रुप्स कौन से हैं? अगर तो दोनों सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स हैं, एक जैसे हैं, तो फिर जो है इनका जो नाम होगा वो होगा आपके पास लाइक अगर दो मिथाइल ग्रुप्स हैं तो फिर डाईमिथाइल ग्रुप डाईमिथाइल ईथर हो जाएगा। अगर दोनों जो ग्रुप्स हैं आर ग्रुप्स वो इथाइल ग्रुप्स हैं तो फिर डाई इथाइल ईथर हो जाएगा, और इसी तरह, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों जो है ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो फिर इनके कॉमन नेम्स किस तरह से होंगे। फिर हम अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं कि कौन सा जो है पहले आ रहा है ग्रुप, ठीक है, या स्मॉल ग्रुप्स। जैसे यहाँ पर उन्होंने आपके पास लिखा हुआ है द लार्जर ग्रुप इज़ टेकन एज पेरेंट मोलेक्यूल एंड गिवन द लास्ट नेम, while the smaller group along with the oxygen is used as prefix and name the alkoxy और methoxy thoxy like इस तरह के जो है वो हम नाम देते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम्स में तो अब आपको समझ आ गई, जैसे ये है तो ये डाईमिथाइल ईथर का नाम दे देंगे, इसको हम मिथाइल इथाइल ईथर का नाम दे देंगे, ठीक है। और इसको हम डाई इथाइल ईथर का नाम दे देंगे। यहाँ पर एक तरफ जो है वो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ आपके पास प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इथाइल एंड प्रोपाइल ईथर इसका नाम हो जाएगा। और इसका जो है दैट इज़ मिथाइल, और दूसरी तरफ क्योंकि फिनाइल ग्रुप है C6H5, सो दिस इज़ मिथाइल फिनाइल ईथर। अब बेटा जब आयोपेक नेमिंग की बात है तो तब हम जो बड़ा आपके पास मोलेक्यूल होगा, यानी कि जो पेरेंट आपके पास जो है वो जो ज़्यादा कार्बन पे मुश्तमिल जो आपके पास पार्ट होगा, उसे हम पेरेंट मोलेक्यूल की हैसियत देंगे। जैसे यहाँ पर देखें दोनों सेम हैं, ठीक है, तो यह इसको हम मिथॉक्सी मीथेन कहेंगे। लेकिन जो आपके पास ये वाला केस है, ये आपके पास दोनों आर ग्रुप सेम नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखें बेटा एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल है। इथाइल क्योंकि कार्बन 2 कार्बन होती हैं और मिथाइल में 1 कार्बन होती है, इस वजह से हम इसको मिथॉक्सी इथेन कहेंगे। तो इथेन यहाँ पे पेरेंट नेम होगा और मिथॉक्सी जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है इसे हम इथॉक्सी इथेन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन हैं, जब वो वाला कंपाउंड लगा हुआ है तो फिर हम इसे पेरेंट नेम देंगे, ठीक है। इसी तरह जो लास्ट है दैट इज़ मिथॉक्सी बेंजीन। होपफुली आपको नॉमेनक्लेचर इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद बेटा प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स है। ईथर्स को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। देयर आर 2 मोस्ट फेमस एंड मोस्टली ऑब्जर्व्ड प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर्स। तो इनमें से एक जो है उसे हम विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, अलहदा से भी पूछ लिया जाता है। और सेकंड जो इसका मेथड है दैट इज़ अल्काइल हैलाइड्स आर हीटेड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ईथर्स बनाने के लिए। तो बेटा पहला जो मेथड है वो हम देख लेते हैं। विलियमसन सिंथेसिस जो है ईथर बनाने का तरीका है वाया अल्कोहल्स, ठीक है, ये अल्कोहल से बनता है। अब कैसे अल्कोहल्स को हम, जैसे ये यहाँ पर ये एथेनॉल दी हुई है C2H5, किसी भी अल्कोहल को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ टू फॉर्म एल्कोक्साइड्स, ठीक है। अब पहले क्या होगा कि जब हम सोडियम के साथ इसको ट्रीट करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथोक्साइड, या फिर आप कह सकते हैं कि जो जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था फिनोल वाले में, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह आकर सोडियम लग जाएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन जो है इन द फॉर्म ऑफ गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा, दिस एल्कोक्साइड आयन इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड रेडली रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड टू प्रोड्यूस एन ईथर। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा, अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। जब अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन होगा तो आपको पता है सोडियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करना ज़्यादा जो है वो इसके लिए ज़्यादा ईजी है, ठीक है, ज़्यादा पॉसिबल है। तो ये सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा और पीछे क्या रह गया, पीछे आपके पास एक इथॉक्सी ग्रुप रह गया और इधर से आपके पास क्या रह गया है, सॉरी यहाँ पे क्या रह गया है, ये इथाइल ग्रुप रह गया है। तो बेटा एक तरफ इथॉक्सी ग्रुप और एक तरफ इथाइल ग्रुप जब दोनों आपस में जो है वो बॉन्ड बना लेंगे तो दिस विल टर्न इनटू ईथर। और कौन सी ईथर बनेगी,
डाई इथाइल ईथर, या फिर जिसे हम इथॉक्सी इथेन भी कहते हैं IUPAC नेमिंग के मुताबिक, ठीक है। So this was the first method that was Williamson synthesis by which we can prepare ether। और जो सेकंड मेथड है उसमें हम अल्काइल हैलाइड्स को ट्रीट करवाते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा, सिल्वर भी जो है वो हैलोजेंस के साथ ज़्यादा आसानी से बॉन्ड बना लेता है। जैसे कि सिल्वर किसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ब्रोमीन के साथ, तो सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा जैसे यहाँ पे बन गया। और ये जो ऑक्सीजन है ये जो हम इथाइल ब्रोमाइड का मोलेक्यूल लेंगे बेटा, 2 मोलेक्यूल लेंगे, ठीक है। तो वो जो 2 इथाइल होंगे उनके दरमियान ये ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्ड हो जाएगा और आपके पास डाईथाइल ईथर या फिर जिसे हम इथॉक्सी इथेन कह रहे हैं वो बन जाएगी जैसे यहाँ पे बन गई, ठीक है। तो ये होपफुली दोनों प्रेपरेशन मेथड्स बहुत इजी हैं। ईथर का पोर्शन ही बहुत इजी है, बहुत छोटा सा है। अच्छा, उसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं ईथर्स की। ईथर बेटा जो है आपके पास दिस इज़ इनफ्लेमेबल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल है और वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो आसानी से या बहुत तेज़ी से जो है वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब बहुत कम सॉल्युबिलिटी है इनकी वाटर में, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा वाटर में वो सॉल्वेंट सॉल्युबल होते हैं जो कि पोलर होते हैं। ईथर की पोलैरिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 2 R ग्रुप या बल्कि R ग्रुप होने की वजह से ईथर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स माने जाते हैं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा ईथर मोलेक्यूल्स डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑब्वियसली ईथर मोलेक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं होती, अल्कोहल्स में होती थी, किसी हद तक थोड़ी बहुत फिनोल्स में भी हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वन अनदर बट दे शो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मोलेक्यूल। लेकिन वाटर के अंदर जब इसको डाला जाता है तो थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम वहाँ पे देख सकते हैं। और वो भी किस लिए होती है? क्योंकि हाइड्रोजन जो वाटर का हाइड्रोजन है वो इस ईथर के इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो कर सकता है। सिर्फ ये रीज़न है जिसकी वजह से जो ईथर्स हैं वो वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल हैं, ठीक है, वरना वो भी ना होते। अच्छा, उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी है कि जो ईथर्स हैं वो किस तरह के रिएक्शन दे सकते हैं। बेटा ईथर्स जो हैं ये कोई बहुत अच्छे जो है वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस नहीं हैं, ठीक है। ये रिएक्शंस शो नहीं करते ज़्यादा। आप कह सकते हैं दे आर काइंड ऑफ इनर्ट। इसीलिए ग्रिग्नर रिएजेंट में या उनको बनाते हुए हमने ईथर का सॉल्वेंट यूज़ किया था, क्योंकि हम चाह रहे थे कि ग्रिग्नर रिएजेंट को हम बनाते हुए कहीं वो बनाते बनाते ही रिएक्ट ना कर जाए एयर से या मॉइस्चर से, ठीक है, याद होगा आपको। तो इसलिए ईथर्स जो है इनर्ट सब्सटेंसेस हैं बेटा ईथर्स। उसके बाद लाइक रिएजेंट्स लाइक अमोनिया, अल्कलीज, डाइल्यूट एसिड्स एंड मेटालिक सोडियम, इन सब का ईथर के ऊपर कोई असर नहीं, स्पेशली कोल्ड स्टेट में, ठीक है। अगर आप रूम टेम्परेचर पे कोल्ड स्टेट में इनको ऐड करवाएंगे, हालांकि स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हैं, एसिड्स हैं, वो फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं सब्सटेंसेस उनके साथ, लेकिन ईथर रिएक्ट नहीं करता। ये एक सबूत है कि ईथर जो है वो इनर्ट है। इसके अलावा दे आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इजीली, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस शो नहीं करते आसानी से। लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं ईथर्स जो शो करते हैं, उनमें से 2 रिएक्शंस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। बेटा एक रिएक्शन है कि जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ईथर्स को रिएक्ट करवाते हैं तो ये अल्कोहल्स बना देते हैं। दिस इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस और इसमें पहला जो स्टेप है उसमें एक हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है अनस्टेबल सा, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जो है वो ये डाईथाइल ईथर को हम जो है वो रिएक्ट करवा रहे हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड ईथर्स गिव अल्कोहल विच कैन फर्दर रिएक्ट टू गिव अल्काइल आयोडाइड्स। अब क्या होगा इसमें? सबसे पहले ये होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ईथर की, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आकर अटैच हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है किसी भी मोलेक्यूल में, तो बेटा उसे ऑक्सोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। बहुत रेयर है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना, वरना आपने आज तक यही देखा होगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आता है ज़्यादातर। तो अगर कहीं ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये ऑक्सोनियम आयन होता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ यहाँ पे आयोडाइड जो आयन है, आई नेगेटिव, वो सेपरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सोनियम आयन जो है क्या होगा, यहाँ से ये आपके पास ये मोलेक्यूल सेपरेट हो जाएगा जो कि अल्कोहल बनेगी C2H5OH, और ये जो इथाइल इधर रह गया है ये वाला इथाइल आयोडाइड अलहदा बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यूँ समझ लें कि ये जो सेकंड स्टेप है इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है।
जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे एथेनॉल बन गई C2H5OH और यहाँ पे इथाइल आयोडाइड बन गई, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो रिएक्शन है हमारे पास जो ईथर्स शो कर सकते हैं वो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ है। ईथर्स आल्सो रिएक्ट विद हॉट फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या देने के लिए? अल्काइल क्लोराइड्स बनाने के लिए। अब कैसे? यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा कि C2H5O C2H5 और यहाँ पे ये PCl5 है। यहाँ से जो फॉस्फोरस है अपने क्लोरीन का मोलेक्यूल एक इथाइल के मोलेक्यूल को दे देगी, ठीक है। और पीछे आप ये आपके पास टोटल 2 इथाइल मोलेक्यूल्स बनते हैं ना, ठीक है। एक जो डाइथाइल ईथर है उसके अंदर 2 इथाइल के मोलेक्यूल्स होते हैं, जाहिर है। तो बेटा एक एक जो क्लोरीन है ये दे देगी इथाइल ग्रुप को और वो कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल क्लोराइड में, जैसे कि यहाँ पे C2H5Cl आपको नज़र आ रहा है 2C2H5Cl, ताकि पता चले कि 2 इथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। और पीछे क्या बच गया? एक फॉस्फोरस बच गया, 3 क्लोरीन बच गए और एक ऑक्सीजन बच गई। तो बेटा ये क्या बनेगा? आपने पहले भी एक दफ़ा पढ़ा था, तो वो POCl3, ठीक है। ये कंपाउंड फॉस्फोरस का ऑक्सीजन क्लोराइड जो है, ऑक्सीक्लोराइड आपके पास जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास POCl3 ये आपके पास बाय प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे आ जाएगा और साथ आपके पास अल्काइल क्लोराइड बन गया। तो ये आपके पास ईथर के रिएक्शंस थे, ज़्यादा रिएक्शंस ये शो नहीं करते, ठीक है। ये वो लिमिटेड रिएक्शंस थे जो ये शो करते हैं और वो भी नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं करते। आपको कोई हॉट सोल्यूशन देना पड़ता है या टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ता है या कुछ इस तरह की जो है वो कंडीशंस देनी पड़ती हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, 11th चैप्टर। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज आप लोगों ने देख लेनी है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप वहाँ से कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। कुछ ऑर्डर्स वगैरह हैं कि इनमें से बताएं जी एसिडिटी किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। आपने इसकी एक्सरसाइज जो है इसी टॉपिक के साथ एक दफ़ा अच्छी तरह से जो है वो देख लेनी है। उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कल के लेक्चर में डिस्कस कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट इसके टेस्ट जो है वो डिसाइड कर लेंगे। ओके जी।